1969 ये वो साल था जब दुनिया एक ऐसे वाक़ये की गवाह बनी जो हमेशा इंसानी तारीख का एक अहम हिस्सा रहेगा, जिसे ना ही बुलाया जा सकेगा और ना ही मिटाया जा सकेगा। 16 जुलाई 1969 जब नासा ने अपना सबसे बड़ा स्पेस मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम था अपोलो 11। ये मिशन एक अजीम मकसद के साथ चांद की तरफ रवाना हुआ और ये मकसद था इंसानी तारीख में पहली बार चांद पर कदम रखना। इस मिशन का मुकम्मल सफर सिर्फ 8 दिन तक का था। 20 जुलाई 1969 को मिशन कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ लूनर मॉड्यूल पायलट बस एल्ड्रिन ने ईगल लूनर मॉड्यूल के जरिए चांद की सतह पर पहली मर्तबा कदम रखा, जबकि माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में मून ऑर्बिट में रहे। ये वो वक्त था जब नील आर्मस्ट्रांग ने वो मशहूर अल्फाज कहे जो आज भी तारीख का हिस्सा है। It's one small step for man, one giant leap for mankind. मगर ये जायंट लीप सच था या सिर्फ एक स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली फिल्म? क्या नासा वाकई चांद पर पहुंची थी या सिर्फ ये एक हॉलीवुड स्टाइल सेटअप था जो दुनिया को धोखा देने के लिए बनाया गया था? आज तक इस सवाल ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक वो जो कहते हैं कि इंसानों का चांद पर पहुंचना एक बड़ा कारनामा था, और दूसरे वो जो कहते हैं कि ये सिर्फ नासा का एक स्टेज फ्रॉड था। आज हम इन तमाम थ्योरीज का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मून लैंडिंग की सबसे पॉपुलर कंस्पायरेसी थ्योरीज का ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे कि सच क्या है। सबसे पहले जब नासा ने चांद पर उतरने का दावा किया तो एक सवाल जो सबसे पहले उठाया गया वो ये था कि अगर चांद पर हवा नहीं है तो नासा का झंडा कैसे हिल रहा है, क्योंकि चांद एक वैक्यूम है, मतलब वहाँ कोई हवा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। फिर भी जो फुटेज सामने आई है उसमें नासा का लगाया हुआ झंडा हिलते हुए दिख रहा है। ये देखकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मिशन असल में एक हॉलीवुड स्टाइल सेटअप था, जहाँ किसी फैन की मदद से ये फ्लैग लहरा रहा था। अब साइंस इसके जवाब में ये कहती है कि असल में ये किसी फैन की वजह से नहीं बल्कि एक साइंटिफिक प्रिंसिपल की वजह से हो रहा था, जिसे इनर्शिया कहा जाता है। नासा ने इस फ्लैग के डिजाइन को खास तौर पर मॉडिफाई किया था क्योंकि चांद पर कोई हवा नहीं थी जो इसे नेचुरली लहरा सके। जैसे अगर हम जमीन पर फ्लैग लगाए तो हवा उसे हिला सकती है, लेकिन चांद पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से नासा ने फ्लैग के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल मेटल रॉड लगाई ताकि ये सीधा रहे और स्पेस मिशन के लिए एक बेहतरीन विजुअल मिले। अब समझने वाली बात यह है कि जब एस्ट्रोनॉट्स ने फ्लैग को पोल के साथ चांद की सतह पर गाड़ा तो नेचुरली फ्लैग को हिलना पड़ा, और जब यह हिला तो इनर्शिया की वजह से हिलता ही रहा। इनर्शिया का मतलब है कि जब कोई चीज मोशन में होती है तो वो अपनी मोशन को बरकरार रखती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक या बदल न दे। इसे समझने के लिए एक झूले की एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अगर आप एक झूले को जोर से धक्का दें तो वो फौरन नहीं रुकता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रुकता है, और यही चीज इनर्शिया है। चांद पर भी फ्लैग के साथ यही हो रहा था। वहाँ कोई हवा नहीं थी जो फ्लैग की मूवमेंट को फौरन रोक सके, इसीलिए ये हिलते हिलते आहिस्ता आहिस्ता रुक गया और हम देखने वालों को ऐसे लगा कि ये फ्लैग हवा से हिल रहा है। दूसरा सवाल जो लोगों ने उठाया वो ये था कि अगर हम रात को जमीन से आसमान की तरफ देखें तो हमें सितारे चमकते नजर आते हैं, लेकिन चांद पर ली गई तस्वीरों और वीडियोस में एक भी सितारा नजर क्यों नहीं आया? क्योंकि चांद से तो आसमान बिल्कुल काला है। वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो सितारों की रोशनी को ब्लर करे, और ना ही कोई बादल है जो उन्हें छुपा सके। तो फिर जब नील आर्मस्ट्रांग और बस एल्ड्रिन ने तस्वीरें ली तो उनमें एक भी सितारा नजर क्यों नहीं आया? अब कुछ कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये एक और सबूत है कि मून लैंडिंग फेक थी। अगर नासा वाकई चांद पर गया होता तो आसमान में सितारे चमक रहे होते, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक प्लेन ब्लैक बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। इसके जवाब में साइंटिस्ट का कहना है कि इसका राज कैमरा एक्सपोजर में छुपा है। जब किसी जगह बहुत ज्यादा रोशनी होती है, जैसे चांद की सरफेस जो डायरेक्ट सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो वहाँ कैमरास का एक्सपोजर ऑटोमेटिकली ब्राइट ऑब्जेक्ट पर एडजस्ट होता है। इसी वजह से डिम ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सितारे इतने कमजोर हो जाते हैं कि कैमरा उन्हें कैप्चर नहीं कर पाता, और यही वजह है कि दिन के वक्त हम जमीन से आसमान पर सितारे नहीं देख सकते। ये इसलिए नहीं होता कि सितारे गायब हो जाते हैं, बल्कि इसलिए होता है कि सूरज की रोशनी इतनी ब्राइट होती है कि हमारी आंखें या कैमरा उस कंट्रास्ट को कैप्चर नहीं कर पाती। अब हमें पहले 2 सवालों का जवाब मिल गया कि फ्लैग ना ही किसी फैन की वजह से हिल रहा था और ना ही सितारे गायब हुए थे, बल्कि कैमरा एक्सपोजर की वजह से नजर नहीं आए। लेकिन तीसरा सवाल जो सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है वो ये है कि अपोलो 11 की तस्वीरों में शेडोज की एंगल अलग क्यों है? क्योंकि अगर चांद पर सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट है तो फिर हर एक शेडो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए थी। अब साइंस की रोशनी में इसका जवाब भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। साइंटिस्ट के मुताबिक चांद की सरफेस सीधी और स्मूथ नहीं बल्कि अनइवन और पत्थरों वाली है। जब कोई चीज ऐसी जगह पर होती है जो थोड़ी ऊंची नीची हो तो उसकी शेडो सीधी नहीं गिरती बल्कि थोड़ी इधर उधर हो सकती है। आप जमीन पर भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं। अगर आप तेज धूप में किसी अनइवन जगह पर खड़े होते हैं तो आपकी शेडो भी अजीब लग सकती है। इसका मतलब है जो शेडोज हमें अजीब लग रही है वो असल में चांद की ऊंची नीची जमीन की वजह से अलग नजर आ रही है। साइंटिस्ट के मुताबिक वहाँ कोई दूसरी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। ये सब सिर्फ एक नजर का धोखा था। अब इन तमाम सवालात के जवाब साइंस से दे दिए गए, लेकिन तभी एक और सवाल उठता है जो था वेन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में, कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स इस डेंजरस रेडिएशन जोन से गुजरे मगर फिर भी उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो जमीन के आसपास पावरफुल रेडिएशन से भरी हुई है। कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि ये बेल्ट इतनी डेंजरस है कि अगर कोई इंसान इससे गुजरे तो वो कैंसर का शिकार हो जाए, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथियों को कुछ भी क्यों नहीं हुआ?
अब नासा का कहना है कि उन्होंने अपोलो 11 का सफर इस तरह प्लान किया था कि ये बेल्ट के सबसे कम रेडिएशन वाले एरिया से गुजरेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एस्ट्रोनॉट्स इस बेल्ट से बहुत तेज रफ्तार से गुजरेंगे, सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए, और जितनी देर वो वहाँ रहे उतनी रेडिएशन एक नॉर्मल इंसान को एक एक्सरे स्कैन के बराबर लगती है, मतलब कि कोई डेंजरस लेवल नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, अपोलो स्पेसक्राफ्ट स्पेशली शील्डेड था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक्सरे टेस्ट करवाते वक्त लीड एप्रन पहनते हैं। ये सब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखने के लिए की गई थी। और सच ये है कि वेन एलन रेडिएशन बेल्ट का डेंजर ओवर एग्जैजरेटेड था। नासा ने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट करके एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखने के तरीके ढूंढ लिए थे। अब फाइनली बात करते हैं कि मून लैंडिंग फेक थी या रियल। अगर हम तमाम एविडेंस देखें तो हर शक का जवाब साइंस दे चुकी है कि फ्लैग का हिलना फिजिक्स का असर था, आसमान में सितारे ना दिखने की वजह कैमरा सेटिंग का नतीजा था, शेडोज के अजीब एंगल चांद की अनइवन सरफेस की वजह से थे, और रेडिएशन बेल्ट का खतरा स्पेशल शील्डिंग और ट्रेजेक्टरी प्लानिंग से कंट्रोल किया गया। यानी नासा का चांद पर जाना हकीकत है, कोई धोखा नहीं। मगर सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट और स्पेस इंजीनियर्स भी इस बात को तस्लीम करते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं अगर चांद पर इंसानी लैंडिंग झूठी होती तो स्पेसएक्स काम ही ना कर रहा होता। ये एक ऐसी कामयाबी थी जो अपने वक्त से आगे थी, लेकिन बिल्कुल सच थी। नील डिग्रेस टाइसन एक मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं अगर नासा ने चांद पर उतरने का झूठ बोला होता तो सोवियत यूनियन उस झूठ को फौरन एक्सपोज कर देता। ये एक साइंटिफिक और इंजीनियरिंग का कमाल था। नासा के इंजीनियर्स जो इस मिशन पर काम कर चुके हैं वो भी एक ही बात कहते हैं, अगर चांद पर इंसान का उतरना झूठ होता तो इतने सालों में नासा का कोई अपना ही इंजीनियर इस बात को एक्सपोज कर चुका होता। मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ। हर शक का जवाब साइंस दे चुकी है। हर अजीब लगने वाली बात के पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मौजूद है, और दुनिया के मशहूर तरीन स्पेस इंजीनियर्स और साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि मून लैंडिंग एक हकीकत थी, एक ऐसी कामयाबी जो इंसानी तारीख का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन फैसला आपका है, क्या आप इन सबूतों को तस्लीम करते हैं या अब भी लगता है कि ये सब सिर्फ एक सिनेमैटिक इल्यूजन था?